तो चलो बेटा अभी कल के लेक्चर के थोड़ा रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में एक मैसेज आ गया। हर्ष बोलता है सर कल में कुछ आपने इंटेंसिटी बोला था, इंटेंसिटी क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? सो इट इज अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, अब देखो मैंने बोला था आपको कल, है ना, कि भैया यूनिट मेजरमेंट चैप्टर में पहले क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, तो आपको यहाँ पे साबित होना चालू हो जाएगा। जैसे कि यूनिट मेजरमेंट चैप्टर में घुसते हैं तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एल्टा याद है, एमएलटी और एल्टा याद है, एमएलटी और एल्टा, मास लेंथ टाइम, ये तो आपने पढ़ा हुआ है पहले से। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी पता है क्योंकि 10th में पढ़ा हुआ है। लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ गया ना प्रॉब्लम में। अब जब ल्यूमिनस इंटेंसिटी पता ही नहीं, डेफिनेशन नहीं मालूम, फार्मूला नहीं मालूम, डेरिवेशन नहीं मालूम, तो यार उसका यूनिट और डायमेंशन लिखेंगे कैसे? जोर जबरदस्ती से पढ़ने वाला काम हो गया। बट जब आप वेव्स एंड साउंड जैसे चैप्टर में आगे जाओगे, वेव थ्योरी ऑफ लाइट में आगे जाओगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आगे जाओगे, तो या फिर आप मॉडर्न फिजिक्स वाले कुछ चैप्टर में आगे जाओगे, अपने आप ये कोई मुझे पूछेगा नहीं ये क्या है सर, है ना, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए कुछ तो भी मतलब लोग पढ़ा रहे, इसलिए अपन भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना, ये होशियारी समझदारी की बात नहीं है। कितना टफ जाएगा ना, कोई अगर यूनिट मेजरमेंट या डायमेंशन वाला चैप्टर पहले पढ़ाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये आप मुझे नहीं पूछने वाले, अपने आप आपको आ जाएगा। फिर भी चलो अभी बात किसी ने निकाली है तो ऐसे नहीं होना चाहिए सर को मालूम नहीं होगा इसलिए तो नहीं बता नहीं रहे अपने को, तो मैं बता देता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है वो है जूल पर मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि उसकी वैसी डेफिनेशन होती है इंटेंसिटी की, एनर्जी प्रोपैगेटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। कुछ नहीं समझेगा, कोशिश भी मत करो और ज्यादा टेंशन भी मत लो यार, क्यों टेंशन ले रहा है अभी से। तो ये अगर एक बार आ गया तो जूल यानी वर्क डन यानी न्यूटन मीटर होता है, और ये जूल यानी वर्क डन यानी न्यूटन मीटर होता है, और अपॉन में मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड आ गया, मीटर और स्क्वायर कैंसिल हो गया यानी न्यूटन अपॉन मीटर और ये सेकंड। ये आ गया तुम्हारा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, और इसका m1 L1 T-2 इसका डायमेंशन होता है बेटा न्यूटन का। वो क्यों होता है क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। अब मीटर यानी L1, सेकंड यानी T1, फिर L1 कट जाता है तो m1 L0, क्योंकि L1 कट गया, और T⁻⁻3 ऐसा कुछ आता है। छोड़ो यार, आप बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो क्यों टेंशन ले रहे हो। मुझे अपने सीक्वेंस से जाने दो ना अच्छे से, छोड़ने थोड़ी ना वाला हूँ कुछ पोर्शन में सिलेबस का, है ना, मुझे अपने सीक्वेंस से जाने दो। तो कुछ चैप्टर पहले क्यों नहीं पढ़ाने हैं उसका कुछ खास रीजन है, और वो बाद में क्यों लेने हैं। ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं कल के पोर्शन पे। तो कल मैंने क्या क्या पढ़ा है मैं 2-5 मिनट के अंदर खत्म करने वाला हूँ। अगर किसी ने कल नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आज बना लेना। सबसे पहले मैंने कल पढ़ाया स्केलर और वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो ये आपको याद होगा, स्केलर क्वांटिटी ने ऐसी क्वांटिटी, ज्यादा लंबी लंबी नोट्स मत बनाओ, फटाफट अपने को इंटरेस्ट में लिखने के काम में आना चाहिए। स्केलर है ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड रहता है, और वेक्टर है ऐसी क्वांटिटी जिसको क्या रहता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रहता है। ये कल मैंने पढ़ाया था। उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी, फोर्स। फोर्स मैंने जानबूझकर बीच में इसलिए लिया था कि फोर्स को समझाते समय ना बहुत सारे आइडियाज आ जाती है कि यार एग्जैक्टली वेक्टर क्वांटिटी क्या रहती है, उसको क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो फोर्स पढ़ाया था। फोर्स में कुछ आपको याद होगा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी। फोर्स को क्या क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है, फोर्स को क्या क्या रहता है, और डायरेक्शन रहता है। फोर्स को और क्या रहता है, नेचर रहता है, नेचर बोला था उसको, नेचर, और क्या बोला था, सेंस ऑफ फोर्स पे कितने सेंस होते हैं, मतलब कितने प्रकार के फोर्सेस होते हैं, कितने नेचर के फोर्सेस है। एक होता है बेटा पुश, और एक होता है बेटा क्या, पुल। पुश है क्या, ऐसा पॉइंट को धक्का मारते हुए दिखाओ, पुश है क्या तो किसी पॉइंट को खींचते हुए दिखाओ। पुश और पुल याद आएगा बेटा। और चौथा क्या था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, आपको याद है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन याद है क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन याद है क्या। अगर हमने बोला था, किसी ने घर के लोगों ने काम अगर बताया, अलमारी अगर बोला कि एक रूम से दूसरे रूम में ले जाने की कोशिश करना है अलमारी को, और अगर आपको जान पे आ रहा होगा तो अलमारी को धक्का किधर मारने का, कौन बोलेगा अलमारी को धक्का किधर मारने का, बॉटम में या टॉप में, कौन बोलेगा बॉटम में या टॉप में। तो मैं बोलूंगा यार मेरे बच्चे प्रैक्टिकल लेवल पे पढ़ रहे हैं, नहीं तो बस देखने का काम करे। सुदीक्षा कोई बताएगा जल्दी बेटा, टॉप पे या बॉटम में। यस, टॉप पे धक्का मारेंगे, अलमारी गिरा देंगे, दोबारा कोई काम नहीं बताएगा। पेरेंट्स को मत दिखाना मेरा ये वीडियो, पेरेंट्स को मत दिखाना, करोगे नहीं तो मेरी एडमिशन निकाल लेंगे तुम्हारे पेरेंट्स, बोलेंगे नहीं पढ़ाना है सर आपके पास, नहीं पढ़ाना है, भले कितने अच्छे पढ़ाते क्यों हो आप लोग, हमको नहीं पढ़ाना है अपने बच्चों को आपके पास। अलमारी को धक्का देने को बोल रहे हैं यार, अलमारी गिरा देंगे, ऐसा पढ़ा दो बच्चों को, नहीं पढ़ाना है प्लीज। अब कुछ बातें अपने में भी रखो यार, कुछ बातें, अभी आप लोग मेरे दोस्त बन गए हो, अब पेरेंट्स तो अलग है ही, मैं ऐसे नहीं बोल रहा पेरेंट्स से दोस्ती छोड़ो, अब अपने में भी कुछ बातें होनी चाहिए यार, कुछ सीक्रेट होना चाहिए टीचर के साथ भी कुछ शेयर करना चाहिए ना। ओके, वैसे मैं कोई बुरी बातें नहीं बताऊंगा यार,
मैं भी किसी के फादर हूँ यार, मैं भी किसी का फादर हूँ, ऐसे डोंट वरी, योर पेरेंट्स डोंट नीड टू वरी। ठीक है, चलो यही चार चीजें आ गई फोर्स में यार। लेकिन यार सर फोर्स की एक डेफिनेशन भी होती है, वो तो पढ़ाई नहीं आपने। अच्छा, किसी को याद है कल एक मास की डेफिनेशन भी पढ़ा दी थी हमने, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी। लिख दो कई नोट्स पे, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन बॉडी। शॉर्ट में नोट्स बनाओ है, कभी कैसे प्र से नजर मारी तो फट सब कुछ आंखों के सामने आना चाहिए और हम स्ट्रांग बनते जाने चाहिए। सो फोर्स की ऐसे इस तरीके से मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हो गई थी। उसके बाद यार लेकिन फोर्स होता क्या है? फोर्स होता क्या है? सुनो, फोर्स की भी डेफिनेशन होती है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है कि फोर्स की भी डेफिनेशन होती है। तो फोर्स क्या है? देख फोर्स की डेफिनेशन क्या है। बोलेंगे सर फोर्स की क्या डेफिनेशन करेंगे? फोर्स है ना एक तो पुश, नहीं तो पुल, ना धक्का। फोर्स है ना धक्का भैया, तो क्या लिखेंगे? फोर्स इज डिफाइंड एज धक्का इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स, ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे। सो फोर्स की डेफिनेशन लिखने का एक तरीका, क्या तरीका है देख। फोर्स करता क्या है? जैसे कि मान ले एक फुटबॉल है ग्राउंड पे, तो उसको अगर मैंने फोर्स लगाया तो उसके वजह से होता क्या है? फुटबॉल जो कौन से पोजीशन में था, मतलब रुका हुआ था, तो वो मोशन में आ जाएगा। या कोई फुटबॉल अगर आपके तरफ जोर से आ रहा और आप यहाँ पे अगर खड़े हो और आपने फटाक से पैर से उसको रोक दिया तो रुक जाएगा। मतलब बॉडी की देखो 2 स्टेट्स होती है। बॉडी की कितनी स्टेट होती है बेटा? बॉडी की 2 स्टेट्स होती है। सो दैट बॉडी हैज 2 स्टेट्स। आयुष ये ना चल बे, 2 स्टेट्स बोले तो आलिया भट्ट याद आ गई तेरे को। अबे आलिया भट्ट वाला 2 स्टेट्स नहीं, अनुश्री इधर ध्यान दे, मधुरा चेतन 2 स्टेट्स वाला नहीं, आलिया भट्ट वाला 2 स्टेट्स नहीं तो बस अपने ख्यालों में। इधर देख 2 स्टेट्स बोले तो कौन सी बॉडी की 2 स्टेट्स है यार, रेस्ट एंड मोशन। एक तो बॉडी रेस्ट में हो सकती है। अरे सर हमने तो बॉडी की 3 स्टेट्स पढ़ी। अबे दैट 3 स्टेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। वो मटेरियल की स्टेट्स पे सॉलिड लिक्विड गैस वाली 3 स्टेट्स होती है। बॉडी तो सॉलिड में रहेगी या लिक्विड में रहेंगी या क्या बोलते हैं गैसीय स्टेट में रहेंगी, दैट इज अनदर थिंग। 2 स्टेट्स मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, उसका मतलब जो है कि उसकी पोजीशन के बेसिस पर हम लिखते हैं 2 स्टेट्स बॉडी को, यानी एक तो रेस्ट नहीं तो मोशन। एक तो बॉडी क्या होंगे आजू बाजू में देखो, अपनी इधर उधर आजू बाजू में देखो, बोले तो बेंच टेबल, मतलब कुछ चीजें हैं, बोर्ड है, वॉल्स है, लाइट्स है, फैंस है। ये सारी चीजों की तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा कि फैन जो बटन्स है, स्विचेस है, वो रेस्ट पे है, लेकिन फैन मूविंग है। यानी आइदर बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन, ये दोनों में से किसी एक स्टेट में रहता है। लटक क्यों गया है भैया इसकी? सो बॉडी इज इन रेस्ट, आगे स्टार्ट हो गया, रेस्ट में या मोशन में रहेंगे। तो देखो यार ये बॉल अगर पहले रेस्ट में था, इसको फोर्स लगाया तो बॉल काय में आ गया, मोशन में आ गया। ये बॉल काय में था, ऐसा आता आपके तरफ आता, डक 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 डक, काय में था बॉल, मोशन में था, लेकिन मैंने उसको फटाक से ऐसा बीच में पैर रख दिया, यानी उसको काय में लाया, मैंने रेस्ट में लाया। यानी फोर्स ऐसी कोई चीज है जो रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकता, मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता, रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकता, मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता, बस उसी को फोर्स बोलते हैं और कुछ नहीं है। इसलिए फोर्स की डेफिनेशन, और फोर्स कौन है? देख, इस बॉडी के अंदर का पार्ट है कि बॉडी के बाहर लगने वाला पार्ट है? बॉडी के अंदर का पार्ट है या बॉडी के बाहर से लगने वाला पार्ट है? देख, तो बॉडी को बाहर से लगने वाला पार्ट है, सो फोर्स को बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंसी। फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंसी, और फोर्स को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल क्वांटिटी या एक्सटर्नल एजेंसी, जो क्या करती है? विच ध्यान दो, बड़ी टिपिकल सी डिफरेंस, चेंजेस और टेंड्स टू चेंज state of rest or uniform motion of a body। मतलब क्या क्या बोल रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे एक नंबर समझा दूंगा, इधर ध्यान दो। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, फोर्स एक प्रकार का एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल क्वांटिटी है जो क्या करता है? विच चेंजेस, जो चेंज कर डालता है। क्या चेंज कर डालता है? स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो उसको मोशन में लाता है, या फिर कोई बॉडी अगर मोशन में तो उसको रेस्ट में लाता है। ये चेंज करने का काम किसका है? फोर्स का है। लेकिन ये क्या है भैया? और टेंड्स टू चेंज, चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, ये क्या है? क्योंकि भैया हर बार जरूरी नहीं है कि कोई फोर्स किसी बॉडी पर लगाया तो बॉडी की रेस्ट पोजीशन मोशन में आ ही जाएगी।
या कभी हर बार जरूरी नहीं है, नॉट एवरी टाइम, मतलब दैट इज मैंडेटरी नेसेसरी कि कोई मूविंग बॉडी को अगर आपने फोर्स लगाया तो रेस्ट में आ ही जाएंगी, जरूरी नहीं है। बट कभी कभी हम ना कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता लेकिन कोशिश करते हैं। अगर मान लो मैंने इस बोर्ड को जोर का धक्का लगाया तो क्या ये बोर्ड हिल रहा है अपने जगह से? नहीं हिल रहा, लेकिन मैंने तो क्या लगा दिया, मैंने तो लगा दिया ना यार, मैंने तो क्या लगा दिया, तो फिर क्या यहाँ पे फोर्स नहीं लगाया क्या? वॉल हिलने से ही फोर्स लगा क्या? वॉल हिल नहीं रही है, लेकिन मैंने तो लगा दिया ना। मतलब कभी कभी फोर्स चेंज कर भी डालता है या कभी कभी चेंज करने की कोशिश करते रहता है। ऐसी एक्सटर्नल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। यार जैसे कि मान ले एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तुमको गुस्सा आ गया, यार बहुत हो गया, 1 घंटा हो गया, लेट हो रही ट्रेन, साला चालू ही नहीं कर रहे, मेरे को लेट हो रहा है नागपुर पहुंचने को वर्धा से। तो फिर क्या करोगे आप? गुस्से में आ जाओगे, ट्रेन को एक लात मार दोगे खपाच, और ट्रेन को लात मार दोगे तो क्या होगा? ट्रेन को लात मार दोगे तो क्या होगा? ट्रेन भाग जाएगी? नहीं भागेगी। लेकिन आपने जो कोशिश की उस कोशिश को अपन क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। या ट्रेन मोशन में आ रही थी, अगर आप रास्ते में हाथ लगा के खड़ा कर दिया, आप रास्ते में ऐसे खड़े हो गए और आपने ट्रेन को ऐसे रोक दिया, ट्रेन रुकेगी? नहीं रुकेगी। मतलब कोई मूविंग बॉडी रुकेगी ही जरूरी नहीं है, लेकिन आपने जो कोशिश की उसको फोर्स बोलेंगे। रजनीकांत के मूवी में वो होता है, बात अलग है, रजनीकांत उधर से रोबोट बन के आता खपाच, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है। बट डेफिनेशन में तो ये सारी बातें आनी पड़ेंगी ना, लाना पड़ेगा ना। इसलिए देखो बेटा, कोमल बोल रही है कि सर आवाज भी अटक रही है और स्क्रीन भी अटक रही है, बट ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि मेरे तरफ से नेट की स्पीड सफिशियंट है। नहीं तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज सेम आए रहते थे कि सर लटक रहा है। ऐसा जब आता है सबका मैसेज तो मैं समझ जाता हूँ कि प्रॉब्लम यहाँ से कुछ तो भी है करके बेटा। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद तुम्हारे घर में नेट थोड़ा सा, मतलब या जिस रूम में तुम बैठे होंगे वहां पे ठीक से कनेक्शन या स्पीड कम पड़ रही होंगी। ओके, तो आपको एक अच्छा प्लान, अच्छा कुछ तो भी उसको लगाना पड़ेगा, सो दैट ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसकी किसी की बहुत ही प्रॉब्लम अगर आ गई तो रिकॉर्डेड वीडियोस में कवर कर सकते हैं। चलो देखो, सो फोर्स का डेफिनेशन फिर से एक बार बता रहा हूं। Force is an external agency. Force is an external agency. Force is an external agency which changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body. State of rest or uniform motion of a body. लिखोगे बराबर, लर्न करोगे बराबर, और अपने नोट्स में इसको ऐड करोगे। मैं छोड़ रहा हूँ इसको, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसके लिए, बात खत्म। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने कल ही पढ़ा दी थी। चलो अब वेक्टर चैप्टर में हम काम कर रहे हैं, तो वेक्टर चैप्टर की छोटी मोटी चीजें देखते। कभी कभी ना इतनी पांचट सा क्वेश्चन आ जाता है ना नीट एग्जाम, इतना पांचट कि जिसके ऊपर हमने पढ़ा ही नहीं रहता और फिर हमें समझ भी नहीं आता इसका आंसर हम क्या टिक करें। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये कल तक का हो गया। अभी आगे देखो क्या क्या वेक्टर में क्या क्या। वेक्टर ना अलग अलग प्रकार के वेक्टर, उसके ऊपर छोटे बड़े क्वेश्चन आते रहते। जैसे कि एक ये वाला देखो क्वेश्चन, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। ये चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करो, और वो क्वेश्चन रहेगा इक्वल वेक्टर्स के ऊपर। तो इक्वल वेक्टर्स किसको बोलते हैं? तो जैसे कि मान लो कोई वेक्टर है, जैसे कि मान लो वेक्टर है ना, वेक्टर चीज क्या, पहले तो ध्यान से सुनो। वेक्टर चीज ऐसे किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है जिसको मैग्नीट्यूड की एज वेल एज डायरेक्शन रहती है। जैसे कि फोर्स, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, इनको क्या रहती है? डायरेक्शन भी रहती है, मैग्नीट्यूड रहता है। वेलोसिटी को डायरेक्शन भी रहती है और मैग्नीट्यूड भी रहता है। फोर्स को डायरेक्शन भी रहती है, मैग्नीट्यूड भी रहता है। ऐसे किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटिटी यूज की जाती है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। मान लो कि अगर एक वेक्टर को इस तरीके से ये ऐसे दिखाया जाता है, किसी वेक्टर को ना इसे लाइन, एक स्ट्रेट लाइन और एरो से दिखाया जाता है। मान लो एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। कितना है? 10 न्यूटन है। बोले तो 10 है तो ये तो 2 ही सेंटीमीटर दिख रहा है। मतलब बेटा एक स्केल ली जाती है। स्केल क्या ली जाती है? किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए स्केल ली जाती है। यानी जैसे मान लिया कि मुझे किसी फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। अब फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो 10 न्यूटन का फोर्स है, मैं 10 सेंटीमीटर की तो लाइन निकालूंगा नहीं, तो 10 सेंटीमीटर की तो लाइन निकालूंगा नहीं। तो 10 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 2 सेंटीमीटर की लाइन निकाल रहा हूं। इसका मतलब 10 के लिए मैं 2 सेंटीमीटर ले रहा हूं, इसका मतलब मैंने क्या स्केल ली होंगी? 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 5 न्यूटन। सही बात है ना? 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 5 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ओके, मतलब 2 सेंटीमीटर है ना 10 न्यूटन है ना। 10 न्यूटन के लिए मैंने 2 सेंटीमीटर की लाइन निकाली और उसकी डायरेक्शन अगर इधर है तो उसको ये एरो हेड दिया।
ये एरो हेड उसकी डायरेक्शन बताता है और उसकी लेंथ जो है उसका मैग्नीट्यूड बताती है। क्या होता है, देखो देखो देखो, कोई भी वेक्टर में लेंथ उसका क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, और उसका जो एरो होता है, वो एरो जो होता है, वो एरो उसका एरो हेड जो होता है वो उसकी क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ध्यान देना बेटा उधर। तो ये मैंने दिखाया 10 न्यूटन का फोर्स। अब एक दूसरा वेक्टर है, वो है वेक्टर बी। वो क्या है, वेक्टर बी है, और वो भी 10 न्यूटन है, और उसका भी डायरेक्शन उधर ही दिख रहा है, सेम डायरेक्शन। तो ऐसे दो वेक्टर को अपन कौन से वेक्टर बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। ऐसे दो वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। द वेक्टर्स व्हिच हैज द टू वेक्टर्स व्हिच हैव the two vectors having equal same magnitude and direction, two vectors having their magnitude and direction same, ऐसे दो वेक्टर को कौन से वेक्टर बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। अब देख, अब अगर मान ले कि एक 10 न्यूटन का ये वेक्टर है, ये इसकी लेंथ भी बराबर देखो 2 सेंटीमीटर है, उसका एरो इधर है, और ये दूसरा मान ले 10 मीटर पर सेकंड का दूसरा वेक्टर, इसकी भी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, एरो का डायरेक्शन उधर है। ध्यान दो, गलत करवाने में कभी कभी गलत हो जाएगा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी अगर इसे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स है और ये 2 सेंटीमीटर से दिखाया जा रहा है, और ये भी 2 सेंटीमीटर से दिखाया जा रहा है, ये 10 न्यूटन है और ये 10 मीटर पर सेकंड है। तो ये वेक्टर ए है मान लो मेरा, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेक्टर बी 10 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, दोनों का एरो का डायरेक्शन सेम है। तो क्या ये दोनों वेक्टर को हम क्या बोलते, इक्वल वेक्टर्स बोल सकेंगे क्या? बोलो, अरे बोलो दुर्गा मैया की, बोलो तो दुर्गा, ऐसा मत करो। बोलो, क्या मैं इनको इक्वल वेक्टर्स बोलूं या नहीं बोलूं? क्वेश्चन है एग्जाम का, बोलो। अरे जल्दी यस बोलो, यस टाइप करो नहीं तो एन टाइप करो, एस टाइप करो नहीं तो एन टाइप करो, एस नहीं तो एन टाइप करो, यानी जल्दी से आंसर देने का, यस नहीं तो एन। अश्मित, यस, ये गलत आंसर है, ये सही आंसर है। इसको नहीं बोल सकते भैया। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें से एक वेक्टर जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वेक्टर जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे यूनिट न्यूटन है और यहाँ पे यूनिट मीटर पर सेकेंड है। मतलब ये कोई अलग चीज है, कोई अलग है। मतलब ये दोनों वेक्टर मिलकर सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। मतलब इक्वल वेक्टर का करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? टू वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स आर सच टू वेक्टर्स having their same magnitude and direction and also representing same quantity and representing same quantity। तो ये है इक्वल वेक्टर्स की मतलब एक पहचान, एक डेफिनेशन कि दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम चाहिए, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम चाहिए और दोनों वेक्टर सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए। हाँ, ये भी 10 मीटर पर सेकंड और ये भी 10 मीटर पर सेकंड रहता था तो हम बोलते थे कि ये दोनों वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर बोल सकते। अरे यार, एक फोर्स है, दूसरा वेलोसिटी है, तो इनको थोड़ी ना अपन बोल सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर से। समझ में आ रही बात मेरी बेटा? चलो लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्योंकि आपको फेयर नोट्स बनानी है। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाने के पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फेयर नोट्स बनानी है। या फिर अगर किसी के मोबाइल में स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी नहीं होंगी तो अपना कोई अपने यहाँ पे ज्वाइन हुए जो बच्चे आपके, कोई ना कोई किसी ना किसी का एक फ्रेंड तो रहता ही है। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे कि जिसका एक भी फ्रेंड नहीं सर मेरा, तो वो किसी दोस्त से अपना एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर किसी के मोबाइल में स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी नहीं है तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, हर मोबाइल में स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी होती है। बट अगर इनकेस ना हो तो अपने किसी दोस्त से आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसके फेयर नोट्स मुझे कल के कल चाहिए, दूसरे दिन का पीरियड शुरू होने के पहले चाहिए। बीच में आपको एक दिन कॉपी चेक करने के लिए बुलाने वाले हैं, आना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ से दूसरे 2-3 दिन के बाद आपको इंस्टीट्यूट में आप अपनी कॉपी चेक करने के लिए तीनों सब्जेक्ट की आपने फेयर नोट्स बनाए कि नहीं चेक करने के लिए आना पड़ेगा, ध्यान में रखना। सो गया भैया, इक्वल वेक्टर्स हो गया। इक्वल वेक्टर के बाद हम पढ़ते हैं भैया एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं एंड दैट इज कॉलिनियर वेक्टर्स। कॉलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं? देखो, एक वेक्टर ये है
और दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, कोलिनियर वेक्टर। या एक वेक्टर अगर ये ए है और दूसरा जो वेक्टर है ये इधर इधर है, इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, ये बी है, तो ये दोनों जो है वेक्टर ए और बी, ये कोलिनियर वेक्टर है। ये भी जो वेक्टर है ये भी कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर यानी कॉमन लाइन पर, कॉमन लाइन पर, कॉमन लाइन पर, को मतलब कॉमन, कॉमन और लिनियर मतलब लाइन, एक ही लाइन पे एक्ट होने वाले वेक्टर, एक ही लाइन पे एक्ट होने वाले वेक्टर कोलिनियर वेक्टर। मतलब ये देख सकते हो आप कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर की लाइन सेम है, मतलब उनके दोनों के बीच में का एंगल कितना है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ए वेक्टर और बी वेक्टर की एंगल बिटवीन देम इज कितना है, तो 180 डिग्री बराबर है ना, इधर है और ये इधर है। मतलब आप यार देखो, यार देखो देखो, अगर ऐसे दो है तो 0 डिग्री एंगल, लेकिन एक का मुंह इधर है और एक का मुंह अगर इधर है, तुम्हारे एंगल डिटेक्टर से मेजर करोगे तो 180 डिग्री भरता है। एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर, ऐसा भी रात में है तो एक ही लाइन पे ना, है तो एक ही लाइन पे, है तो एक ही लाइन पे, तो ऐसे दो वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। फिर उनकी मैग्नीट्यूड सेम रहे, डिफरेंट रहे, उनकी क्वांटिटीज भी डिफरेंट रही तो चलता है। मतलब मान लो ऐसा फोर्स वेक्टर है और इसके ऊपर अगर ऐसा वेलोसिटी वेक्टर है, ऐसा फोर्स वेक्टर है और ऐसा वेलोसिटी वेक्टर, तो क्या हुआ, क्या हुआ, अलग अलग क्वांटिटी है तो उसको मैं इक्वल वेक्टर थोड़ी बोल रहा हूं, मैं उसको तो कोलिनियर वेक्टर बोल रहा हूं। तो दोनों वेक्टर एक लाइन पे रह सकते हैं यार, दो वेक्टर एक लाइन पे रह सकते। जैसे मैं किसी मोटरसाइकिल की स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ाऊं, जुप, इसका मतलब मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और इसका मतलब है कि मेरे मोटरसाइकिल ने एक्सेलरेटर भी लिया, एक्सेलरेशन भी किया इस डायरेक्शन में, यानी मेरे वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रह सकती है। मतलब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर मेरे सेम लाइन पे रह सकता है। मतलब वो दोनों कौन से वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है, दो दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट क्वांटिटीज। छोटे छोटे क्वेश्चन फंसाने वाले, बोलेंगे कि कोलिनियर वेक्टर उन्हीं को बोला जाता है क्या जो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या कोलिनियर वेक्टर्स उनको बोला जाता है क्या जो डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या। तो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं यार कोलिनियर है यार, सेम लाइन पे चाहिए, कुछ तो भी सेम सेम सुना था, तो डिफरेंट क्वांटिटी कैसा चलेंगी। भैया चलेगी, डिफरेंट क्वांटिटी चलेगी, डिफरेंट मैग्नीट्यूड चलेगा, बट लाइन सेम चाहिए, भले ही सेम सेम लाइन चाहिए, उल्टी लाइन चाहिए, सेम या उल्टी दोनों में से। बट इक्वल वेक्टर में क्या क्या सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए, डायरेक्शन भी सेम चाहिए, और भैया दोनों ने रिप्रेजेंट जिसको किया वो क्वांटिटी भी सेम चाहिए। सो इतना सफिशिएंट है। द टू वेक्टर्स विच आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, लिख दो एक लाइन में, टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, टू वेक्टर्स, या सिंपल लिख देता अलोंग द सेम लाइन, इसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर। इतना आराम से मत लिखते बड़ो, इतना फॉर्मल मत लिखो, कोई अपने को ये एंट्रेंस में ऐसा पूछने वाला नहीं। सो टू वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन लिखो, उसमें बाद में ये लिख देना कि 0 डिग्री भी एंगल चलता है, 180 डिग्री भी एंगल चलता है, बस ये उसकी खासियत है। और डिफरेंट क्वांटिटी चलती है, डिफरेंट क्वांटिटी चलती है, चलती है भैया, डिफरेंट क्वांटिटी चलती है, डिफरेंट क्वांटिटी चलती है, डिफरेंट क्वांटिटी चलती है। ओके चलो आगे चले, आगे चले, आगे चले। देखो 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 कैसी डेफिनेशन है, कैसी डेफिनेशन है। अब सुनो सुनो सुनो, मैंने जानबूझकर ना क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आया था ना उस फॉर्म में बताऊंगा, सिंपल फॉर्म में नहीं बताऊंगा। ऐसा आया था, बोला था कि बताओ ये नीचे दिए गए में से जो स्टेटमेंट है वो किसका है। तो स्टेटमेंट कैसा था, there are two vectors where one is non-zero positive multiples of another। क्या बोला सर, where one is non-zero positive multiple of another। there are two vectors in which one vector is or first vector is non-zero positive of second vector, so such two vectors are। तो ये such two vectors are, तो ये ऐसे दो वेक्टर कौन होंगे, कौन से वेक्टर्स होंगे। किसी को लाइट लग गया, बत्ती जल गई तो बोल दो यार, किसी की बत्ती जल गई तो बोल दो। मैं फिर से बोलूं स्टेटमेंट, देयर आर टू वेक्टर्स वेयर फर्स्ट इज नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर, सेकंड नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर, तो सच टू वेक्टर्स शुड बी नोन एज। किसको लाइट लगा ये स्टेटमेंट कर सकते क्या, मैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्या छोड़ा। आदित्य बोल रहा है आंसर नहीं बताऊंगा, बट आदित्य का आंसर गलत है। किसी के ध्यान में आया तो बोल दो, किसी के ध्यान में आया तो बोल दो।
किसी के ध्यान में आया तो बोल लो भैया। अनुश्री गलत, आदित्य गलत, अनुश्री आदित्य स्माइली, अरे इना मिना डिका बोलो, इना मिना डिका। अरे यार कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं, कल करके देखो, करके देखो। मतलब देख यार, ये एक वेक्टर है, ओके, ये वेक्टर है। अच्छा 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 अच्छा, सुनो 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 सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, वन वेक्टर इज नॉन जीरो पॉजिटिव मल्टीपल, वन वेक्टर इज नॉन जीरो पॉजिटिव मल्टीपल, पॉजिटिव मल्टीपल, एंड ऑल्सो मैं खुद ही बता दे, एंड इट इज नॉट कॉलिनियर, और कॉलिनियर भी नहीं है, कॉलिनियर भी नहीं है। मतलब एक ऐसा है, एक ऐसा है, और कॉलिनियर नहीं, दूसरा वाला कॉलिनियर भी नहीं है। ये भी बोला था मैंने, शायद बोला नहीं कॉलिनियर है करके। और ये वेक्टर मान लो ये है, समझ लो 10 न्यूटन का, और ये दूसरा वेक्टर है 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 10 न्यूटन के लिए 2 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन के लिए 4 सेंटीमीटर। ये एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर ऐसे दो वेक्टर है कि एक 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट देखो आप ये 20 जो है वो 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है। मतलब कितना, नॉन जीरो मल्टीपल है, नॉन जीरो, नॉन जीरो मल्टीपल है, मतलब 2 है ना, 2 टाइम्स है ना, ये 10 का 2 टाइम्स है ना, मतलब नॉन जीरो है। इसको इक्वल तो बोलेंगे नहीं बेटा अनुश्री, इक्वल तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि एक 10 है दूसरा 20 है, इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, तो उसको इक्वल बोल नहीं सकते। इतना तो पक्का है कि इक्वल नहीं बोल सकते। अच्छा कॉलिनियर है ही नहीं, नॉन कॉलिनियर है, मतलब ये अलग लाइन पे, अलग लाइन पे, ये अलग लाइन पे, अलग लाइन पे, मतलब इसको कॉलिनियर भी नहीं बोल सकते। तो इन दोनों वेक्टर को क्या बोल सकते, कैसे वेक्टर है ये दोनों। और एक वर्ड यार तुम्हारा ही है, मैं बोलूंगा ना, बोलेंगे सर क्यों बताया सर, इतना इजी क्यों बताया सर, हमें टाइम क्यों नहीं दिया सर, इतना 5 आंसर था सर, आपने हमें बताने का मौका क्यों नहीं दिया, हंसोगे फिर आप। इसलिए चलो आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूं। ये दो वेक्टर कैसे हैं आपस में, आपस में कैसे है, इक्वल तो बोल ही नहीं सकते, क्लियर बात है, क्योंकि इक्वल है ही नहीं, इक्वल है ही नहीं, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, अरे मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। इनको टिपिकल, यस वेरी गुड हर्ष, अरे वाह भैया, मेरे घर के सामने इतना अच्छा बच्चा, मुझे मालूम नहीं आज तक। हर्ष, यस बेटा, पैरेलल वेक्टर्स, दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। बोलेंगे सर इसमें पैरेलल वर्ड की क्या जरूरत थी भैया, पैरेलल वर्ड की क्या जरूरत थी। अश्मित बेटा इधर ध्यान देना, पैरेलल वर्ड, अरे सॉरी नॉन जीरो क्यों बोला, हाँ नॉन जीरो है ना, इंटू जीरो रहता तो फिर तो जीरो हो जाता, दूसरा वेक्टर ही नहीं बचता था। नॉन जीरो मतलब इसके जगह कुछ भी रह सकता है, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 0.5 भी चलेगा, क्योंकि नॉन जीरो 0.5 का मतलब 10 का 0.5 यानी 10 का 0.5 यानी क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.5 यानी क्या हो जाएगा 5, चलेगा ना, छोटा भी चलेगा ना, आधा भी चलेगा, बस नॉन जीरो मल्टीपल होना चाहिए, नॉन जीरो मल्टीपल होना चाहिए। हाँ चेतन बोल रहा, मैंने सोचा था नॉन जीरो मल्टीपल होना चाहिए। हाँ 1 भी चलेगा, 1 का मतलब क्या, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, मतलब सेम भी चलेगा ना। ऐसे दोनों वेक्टर को भी आप क्या बोल सकते हो बेटा, पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो। अब ये नॉन जीरो मल्टीपल वेक्टर होना चाहिए, मतलब 10 इंटू 1 चलेगा, 10 इंटू 2 चलेगा, 10 इंटू 3 चलेगा, 10 इंटू 4 चलेगा, 10 इंटू कुछ भी चलेगा, बस जीरो नहीं चलेगा। सो दैट इज नॉन जीरो मल्टीपल में अगर दो वेक्टर एक दूसरे के होंगे, सो दोस टू वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आई बात। अब मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, सबको ध्यान देना पड़ेगा। मैं अगर बोलता हूं देयर आर 2 वेक्टर्स आउट ऑफ व्हिच वन इज नॉन जीरो निगेटिव मल्टीपल ऑफ अदर, नॉन जीरो निगेटिव मल्टीपल ऑफ अदर, तो वो दोनों वेक्टर आपस में कैसे वेक्टर, दिमाग लगाओ, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ, बत्ती जलाओ, बत्ती जलाओ। नॉन जीरो निगेटिव मल्टीपल ऑफ अदर, वन फर्स्ट इज नॉन जीरो निगेटिव मल्टीपल ऑफ अदर, फर्स्ट इज नॉन जीरो निगेटिव मल्टीपल ऑफ अदर। अरे चमका नहीं चमका, अरे आया नहीं आया, बोल जल्दी, वेट कर रहा हूं, ज्यादा देर वेट नहीं करूंगा, बोलो बोलो बोलो। तो फिर क्या बोल, सुनो 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 सुनो, थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा सही है, नीलमयंक नीलमयंक थोड़ा सा सही है, लेकिन मेरी बात सुन, नीलमयंक का सही है वैसे देखा जाए तो। देखो इसकी डेफिनेशन मैं और एक बार कर रहा हूं, पैरेलल वेक्टर्स की। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स आर दोज टू वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स आर दोज टू वेक्टर्स, those two non-collinear vectors, parallel vectors are those
two non-collinear vectors where one is non-zero positive multiple of other. लिख दो यार, लिख दो यार. अरे यार नीचे चला गया, क्या दिख नहीं रहा क्या नीचे का? ठीक है, मैं ये लाइन ऊपर लिखता हूं, पर लिखो आप, जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट मारो. वेयर वन वेक्टर इज नॉन जीरो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ अदर. नॉन जीरो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ अदर. हाँ ठीक है, ऐसे दो वेक्टर को क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स. अब मैंने क्या बोला भैया? अब मैंने क्या बोला? मैंने इस बार बोला, यस एशपिन करेक्ट है, एशपिन करेक्ट है, कि देयर आर टू वेक्टर्स वेयर वन इज नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अदर. नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अदर. सो फिर ऐसे दो वेक्टर कैसे होंगे? मतलब भैया एक ऐसा है, समझो ये मान लो 10 और दूसरा है 10 का मल्टीपल. नॉन जीरो ने मान लो 1 2 3 कुछ भी चलेगा, जीरो छोड़ के, मतलब 2. बट नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल. नेगेटिव मल्टीपल मतलब ये आंसर आएगा -20 न्यूटन. अगर ये +20 न्यूटन अगर इधर दिखा रहे हो तो -20 न्यूटन इधर दिखाना पड़ेगा. 10 न्यूटन अगर इधर दिखा रहे हो तो 20 न्यूटन इधर दिखाना पड़ेगा. नॉन कॉलिनियर देखो एक लाइन पे नहीं है, नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल है. ये आपके मुंह में फिट कर डालो लैंग्वेज. नॉन जीरो पॉजिटिव वेक्टर, नॉन जीरो नेगेटिव वेक्टर, नॉन जीरो पॉजिटिव, नॉन जीरो नेगेटिव, नॉन जीरो पॉजिटिव मल्टीपल, नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल, नॉन जीरो पॉजिटिव मल्टीपल, नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल. तो अगर आप ऐसे दो वेक्टर को जिसमें आपका होता है वन इज नॉन जीरो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ अनदर, उसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स. तो जब इस बार क्या होगा कि फर्स्ट इज नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अदर, मतलब ऐसे दो वेक्टर को बेटा सुदीक्षा, हर्ष, सबको बोल रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं. नाम याद रखना, पैरेलल, एंटी पैरेलल, पैरेलल, एंटी पैरेलल. कोमल, कोमल बोलती स्क्रीन बहुत अटक रहा है. बेटा स्क्रीन किसके किसके लिए अटक रहा है, कोई बोलेगा क्या? जल्दी फटाक से रिप्लाई करो, किसको स्क्रीन अटक रही है? मतलब बेटा सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना. कोमल का स्क्रीन अटक रहा है तो फिर कोमल की घर में प्रॉब्लम है या अपने यहाँ से जो ट्रांसमिशन हो रहा है सोर्स में प्रॉब्लम है? ट्रांसमीटर में, मैं ट्रांसमीटर, यू आर द रिसीवर. ये चेतन इज सेइंग एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली. बेटा कोमल थोड़ा सा ना प्लान कौन सा है देख लेना. तेरा एयरटेल है कि वोडाफोन का है, आइडिया का है? सब कुछ क्लियर है बोलता है. अर्पित भी बोल रहा सब कुछ क्लियर है. समीक्षा बोल रही क्लियर है. अजय आयान बोल रहा है अटक नहीं अटक रहा है सर. हाँ मतलब अपने को सोल्यूशन मिल गया. सोल्यूशन ये मिल गया बेटा. आयुष भी बोल रहा सब बराबर है बोलते सब बच्चे. इसका मतलब है बेटा हाँ लेफ्ट साइड इज नॉट विजिबल. इधर की बोल रहे क्या बेटा? तुम इधर की बोल रहे क्या? दक्षता इधर की साइड बोल रहे क्या विजिबल नहीं है करके? ओके ठीक है, मैं उधर नहीं लिखूंगा ज्यादा, इधर लिखूंगा. बट बाकी तो क्लियर है. इसका मतलब बेटा कोमल पापा को बोल कि थोड़ा सा एयरटेल है तुम्हारे, किसी किसी एरिया में ना एयरटेल अच्छा दिखता है, किसी एरिया में ना क्या होता है आइडिया अच्छा रहता है, किसी एरिया में वोडाफोन अच्छा चलता है. तो तुम्हारे एरिया में ज्यादा अच्छा नेट स्पीड किसका मिलता है वो थोड़ा सा प्लीज चेक कर ले. इज नॉट अ बिग इशू यार, इट्स नॉट अ बिग इशू. हो जाएगा कोमल बेटा, टेंशन मत ले. अभी आज के दिन जो चीज लटक रही ना वो तू इस पे देख लेना थोड़ा. काय में रिकॉर्डेड लेक्चर में भेजूंगा ना इवनिंग तक, उसमें देख लेना. अश्मित तेरा कल का क्लास मिस हो गया था, तूने रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया होगा, आई होप सो. हाँ अभी दिख रहा है बोलते कोमल. चलो ठीक है. पैरेलल एंटी पैरेलल बात समझ में आई, इक्वल वेक्टर बात समझ में आई, पैरेलल एंटी पैरेलल बात समझ में आई. अब देखिए क्या है जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर. एक भी मेरे को डाउट मन में नहीं चाहिए, एक भी डाउट मन में नहीं चाहिए कि सर ये तो कुछ तो भी बता दिया लेकिन हमारे तो सिर को नहीं बेटा, मेरे को पसंद नहीं.
मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि हर बच्चा बोला सर एक नंबर ऐसा मेरे को चाहिए। ठीक है, मेरे को अगर तुमने बोला कि सर क्या पढ़ा समझाने, तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है, सहन नहीं होता मेरे को। पूरा सिलेबस ऐसी ही पढ़ाऊंगा जैसे दिख रहा है आपको, पूरा सिलेबस ऐसी ही पढ़ाऊंगा, विश्वास रखो। इधर इधर ध्यान दो, जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर क्या है? अरे भैया जीरो वेक्टर क्या है? अरे जीरो वेक्टर में क्या होगा यार? देखिए सपोज एक वॉल है, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, ये वॉल है, ये दूर इतने वॉल है, मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे वॉल को धक्का मारना है, पर मैं बहुत दूर खड़ा हूं, मेरे हाथ वहां तक नहीं जा रहे हैं, आराम मतलब वहां तक मेरे हाथ नहीं जा रहे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि मैं वॉल तक हाथ ही नहीं पहुंच रहे मेरे। इसका मतलब मैं फोर्स लगा पा रहा हूं क्या? नहीं। मतलब फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी हो गई भैया? जीरो। फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? जीरो। खत्म बात। तो जिसकी मैग्नीट्यूड ही नहीं यार वो जीरो वेक्टर है। अच्छा भैया मैग्नीट्यूड तो जीरो है, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? अरे वे डायरेक्शन पूछते हो? जैसे कि देख यार, तू अगर मोटरसाइकिल चला रहा है 50 की स्पीड से, मतलब तेरे को मोटरसाइकिल को वेलोसिटी है, वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की स्पीड होती है, इसलिए वेलोसिटी को कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेलोसिटी को कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि उसको वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहती है। लेकिन तूने गाड़ी एक जगह पे रखी और बैठा है, गाड़ी चालू नहीं की। अब तूने गाड़ी चालू ही नहीं की तो तेरे गाड़ी का वेलोसिटी यानी स्पीड भी नहीं है, स्पीड भी नहीं है, यानी मैग्नीट्यूड ही नहीं तेरे गाड़ी को। अब मैग्नीट्यूड ही नहीं है, और जब मैग्नीट्यूड नहीं, तेरी गाड़ी जब एक जगह है तो पता ही नहीं कि चालू होने के बाद तू इधर जाने वाला कि उधर जाने वाला कि इधर जाने वाला कि उधर जाने वाला कि इधर जाने वाला, जब तेरे को मालूम ही नहीं है, उसकी डायरेक्शन भी नहीं पता। बट उसको मैं बोल क्या रहा हूं? जीरो। जीरो यानी मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया, लेकिन मैं उसको बोलते समय क्या बोल रहा हूं बेटा सुदीक्षा? जीरो वेक्टर। अरे जीरो वेक्टर? अरे जीरो वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो जीरो है, सही बात है, मैग्नीट्यूड जीरो है, सही बात है, पर उसके बाद भी उस जीरो को मैं वेक्टर बोल रहा हूं, मतलब उसको वेक्टर बोल रहा हूं, मतलब उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। लेकिन सर जब गाड़ी चालू ही नहीं की, जब उसकी मैग्नीट्यूड ही जीरो है, जब गाड़ी चालू ही नहीं की, तो उसको डायरेक्शन कैसी रहेंगी? जब डायरेक्शन ही रहेंगी तो उस जीरो को जीरो वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? बेटा जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर इसलिए बोलते, भले ही उसकी चालू नहीं किया, शुरुआत नहीं की, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? जीरो है, ये फोर्स की वैल्यू जीरो है, सही, मैंने धक्का मारा ही नहीं मतलब जीरो धक्का मारा, मतलब मैग्नीट्यूड जीरो है। लेकिन अगर मैं धक्का मारता हूं तो कोई ना कोई डायरेक्शन में तो मारूंगा ना, मतलब उसको अभी उसकी डायरेक्शन अभी तय नहीं है, उसकी डायरेक्शन अभी डिसाइडेड नहीं है, उसकी डायरेक्शन अभी कंफर्म नहीं है। ऐसी चीज को अपन बोलेंगे आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी डायरेक्शन। मतलब जब भी कभी गाड़ी चालू होंगी तो बाद में पता चलेगा कि वो गाड़ी इधर जा रही कि 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 इधर जा रही। आई डोंट नो राइट नाउ, एट द इंस्टेंट आई डोंट नो, बट जब भी कभी चालू होगी उस वेक्टर को, जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं धक्का मारूंगा, मैंने क्या लगाऊंगा? फोर्स। जब लगाऊंगा तो वो फोर्स कौन सी क्वांटिटी ही रहेगा? वो फोर्स कौन सी क्वांटिटी रहेगा? वेक्टरिच क्वांटिटी रहेगा, क्योंकि फोर्स है ना, फोर्स है, पर बाद में जब लगाओगे वो वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। लेकिन अभी उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, इसलिए ऐसे क्वांटिटी को जीरो वेक्टर बोलते हैं। जीरो, जब उसकी मैग्नीट्यूड जीरो रहती है उसको जीरो, लेकिन है तो कौन सी क्वांटिटी? लगने के बाद क्या उसको डायरेक्शन आने वाली है? अभी नहीं है, पर बाद में डायरेक्शन आने वाली है। ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर बोलने का एक मतलब मेथड है, जीरो वेक्टर बोलने का तरीका है। तो जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं? द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड जीरो, एंड आर्बिट्ररी वेक्टर हैविंग इट्स जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। वेक्टर हैविंग इट्स जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। लिखो लिखो भैया, वेक्टर हैविंग इट्स जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन, यानी जिसकी डायरेक्शन अभी तय नहीं है लेकिन बाद में डायरेक्शन आ सकती है। ठीक है बेटा सुदीक्षा, क्लियर हो रहा है? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? छोटी छोटी चीजें बेटा, एकदम छोटी छोटी चीजें। मिडल वाला दिख रहा है? ठीक है, अब मेरे ख्याल से दिख रहा होगा साइड वाला भी।
चलो ठीक है, मिटाओ। चलो आगे चलते, आगे चलते। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले। अब इधर ध्यान देना। अगर एक बॉडी है बेटा, एक बॉडी है, बॉल है, जो भी कुछ समझ तू, ऐसा टेबल पे रखा हुआ है, ये टेबल पे रखा हुआ है, इसको मैं, इसके ऊपर मैं दो फोर्सेस लगाता हूं। क्या लगाता हूं? दो फोर्सेस लगाता हूं, दो फोर्सेस लगाता हूं, जिसमें से एक फोर्स है, मतलब जिसमें से एक फोर्स है ए, वो है बेटा 3 न्यूटन, और दूसरा फोर्स है बी, वो है बेटा 4 न्यूटन। दो फोर्सेस है, जिसमें से एक फोर्स 3 न्यूटन है, दूसरा फोर्स 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन है। ओके, अगर ये दो फोर्स एक बॉडी पे मैंने लगाया, तो इस बॉडी पे टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितना लगेगा? इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगेगा? उसका आंसर आपको बताना, उसका आंसर आपको बताना। मतलब मैं बोलूं कि नेट फोर्स कितना लगेगा ना, ए बी सी डी, 4 आंसर देता हूं। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, उसके बाद देता हूं 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 7 न्यूटन, ऑल इज पॉसिबल, ऐसा, ऑल इज पॉसिबल, ऐसा। एक बॉडी है जिसके ऊपर एक ए इज इक्वल टू 3 न्यूटन है, बी इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ऐसे दो फोर्सेस में लगा रहा हूं। तो क्या इन दोनों फोर्सेस एक साथ लगने के कारण, एक साथ दोनों फोर्सेस लगने के कारण जो नेट फोर्स लगेगा, दोनों का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का मिलाकर जो रिजल्ट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू दिस, वेरी 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 वेरी, जितने बार वेरी लगाओ। अगर ये नहीं पढ़ लिया तो कुछ नहीं पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ लिया तो कुछ नहीं पढ़ लिया। तो ये दो फोर्स अगर लगा दूं, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? 1 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, या ऑल इज पॉसिबल? ऑल आर पॉसिबल, ऑल इज नहीं भैया, थोड़ा ग्रामर की तरफ भी ध्यान दो सर, क्या लिखते जाते हो? ऑल आर पॉसिबल। ए बी सी डी, बताओ ए बी सी डी, अब्बा बब्बा चब्बा डब्बा, अरे बोल अब्बा बब्बा चब्बा डब्बा, क्या आंसर है? बोल बोल रहे भैया, बोल। यशविन ने बोला, यशविन ने आंसर बदल दिया। हाँ नहीं, बदला नहीं, बदला नहीं, बदला नहीं, उसने स्टडी रखा जो रखना है। दो फोर्सेस लग रहे हैं तो एक ही बॉडी पे, तो ये दोनों के वजह से जो इफेक्ट आएगा मिलाकर दोनों का, तो अकॉर्डिंगली वो बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? बोलो। सुनो 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 सुनो। अच्छा, अपन एक टेस्ट लेते, कितने लोगों का आंसर ए है? कितने लोगों का आंसर है? अश्मित का ए है, अर्पित का ए है, और बहुत लोगों का ए दिख रहा है। ओके बेटा, बहुत लोगों का ए दिख रहा है। चलो बी वाले टाइप करो, बी वाले टाइप करो, जिसका करेक्ट निकलेगा उसको चॉकलेट मिलेंगी। मतलब चॉकलेट के ये इमोजी सेंड कर दूंगा, मतलब फिजिकल क्लासेस थोड़ी ना, ऐसे ही चित्र भेज के निकाल के भेज दूंगा, चॉकलेट मिल जाए। ओके ठीक। आस्था बोल रही है, स्माइली बोल रही है, समीक्षा बोल रही है ए है, अश्मित भी बोल रहा है, अर्पित बोल रहा है, बहुत लोग ए बोल रहे हैं। हाँ चलो भैया, एक बी वाले बोलो, बी वाले फटाफट टाइप करो, बी, बी वाले टाइप करो, फटाफट टाइप करो, बी 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 बी। अरे बी वाले कोई नहीं है क्या? रे बी वाले कोई नहीं है क्या? बी वाले तो कोई भी नहीं दिख रहे हैं। ओके भैया, सी वाले बताओ, सी वाले बताओ, सी, सी वाले, अनुश्री सी बोल रही क्या? यस, अथर्वा वगैरह तो सब लोग ए बोल रहे हैं। चलो भैया डी वाले, डी वाले बता दो, अभी क्लास बच गया, आप अपने टाइप कर दो फटाफट। कोई सी कर रहा है, कोई ए कर रहा है, कोई बी कर रहा है, कोई ए कर रहा है, कोई सी कर रहा है, कोई बी कर रहा है, फटाफट 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 कर दिया कर दिया कर दिया। इससे आपको एक जबरदस्त नॉलेज मिलने वाली इस क्वेश्चन के जरिए, यानी आप कभी धोखा नहीं खाओगे। ये क्वेश्चन को ध्यान से जो पढ़ेगा कभी धोखा नहीं खाएगा, कभी धोखा नहीं खाएगा, कभी धोखा नहीं खाएगा। इसलिए ध्यान देना, बने रहना मेरे साथ। नील मयंक, नील मयंक, नील मयंक इज करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वैदेही इज करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड बेटा, नील मयंक करेक्ट, वैदेही करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सुनो अभी देख यार, ये ए और ये बी जो है ना,
इनकी सिंपल एडिशन तो पहले करना मत, ये सिंपल सब्ट्रैक्शन भी मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये वेक्टर वाले लोग हैं। कौन है वेक्टर? अब सुन ले यार, अगर मान ले मेरे हाथ में अगर ये 4 पेन है, ये 4 पेन है, ये 4 पेन है, उसमें से अगर मैं एक निकाल दूं तो कितने बचे? तो 4 - 1 3 करोगे, उसमें से मैं अगर 3 निकाल दूं, 4 में से 3 निकाल दो, एक बचा। यानी सिंपल सिंपल सब्ट्रैक्शन आप इसकी कर पा रहे हो, सिंपल सिंपल सब्ट्रैक्शन इसकी कर पा रहे हो। 4 में से 3 हटा दिया, सिंपल अपना अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन कर दिया, हटा दिया, एक बचा, एक इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अगर कोई बोलता है कि नहीं सर ये 4 पेन मेरे हाथ में पहले थे और दूसरे हाथ में मेरे पास 3 पेन थे, ये 4 में क्या कर दिया मैंने, ये 4 में मैंने 3 डाल दिए, तो मिलाकर कुल मिलकर 7 हो गए, 4 + 3 7 हो गए भैया। यानी सिंपल अलजेब्रिक एडिशन हमेशा जो करते हैं 10वीं तक अपन, 4 + 3 7 हो गए। सर इधर एक आना चाहिए, निकाल दिए तो एक आना चाहिए अपोजिट, और अगर ऐड कर दिए तो 7 आना चाहिए। बट बेटा ये तुम्हारे पेन है, ये पेन है, पेन की क्वांटिटी मान लो एक स्केलर क्वांटिटी है, इस पेन की क्वांटिटी को कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है। बट जब कभी 2 वेक्टर की बात आती है, अगर मैं बोलता था a की वैल्यू 3 है, सुनो 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 सुनो, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, और अब यहां पे मैं अगर बोल रहा हूं, यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं a + b का आंसर बताओ, और यहां पे बोल रहा हूं a + b का आंसर बताओ, सुनो यार प्लीज प्लीज, a + b का अगर आंसर यहां पे पूछते हैं तो आप यहां पे 7 लिख सकते हैं। यहां पे आप अगर b - a का आंसर पूछते हैं तो 1 लिख सकते हैं, 4 - 3 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर a + b का आंसर पूछते हैं तो आप गलती से भी a + b करके 4 + 3 आप 7 नहीं कर सकते। बोले यार क्यों सर ऐसा, ये क्या नाटक है सर, a + b 7 तो आज तक हमने जिंदगी में यही पढ़ा। बेटा नहीं, इनकी सिंपल एडिशन नहीं होगी, बिकॉज ये कौन सी क्वांटिटीज है, ये कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी। अपन ने कई बार केयरलेसली प्रॉब्लम पढ़ बैठते हैं एग्जामिनेशन में, इतनी सीली मिस्टेक कर बैठते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। बेटा वेक्टर ए दिया है 3, वेक्टर बी दिया है 4, और a + b बोला तो सर 7 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, फटाक से आप 7 लिख देंगे। लेकिन बेटा जरूरी नहीं कि a + वेक्टर b का आंसर 4 + 3 7 आएगा, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन डायरेक्ट नहीं करने का, हमेशा की तरह नहीं करने का। वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्ट एडिशन नहीं करे। सबसे पहले देखना कि a = 3 दिया है कि वेक्टर a = 3 दिया है। सबसे पहले देखना कि b = 4 दिया है कि वेक्टर b = 4 दिया है। पहले नजर बैठ जाना चाहिए तुम्हारी, तभी आपकी सिली मिस्टेक नहीं होगी। नजर बैठ जाना चाहिए कि सिंपल वाला ए है कि वेक्टर वाला ए है। अरे भैया 2 अगर मान लो, बॉयज लोगों के लिए क्वेश्चन है, बॉयज लोगों के लिए क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुम्हारे काम का क्वेश्चन है। अगर मान लो भैया उधर से 2 लेडीज आ रही है, बॉयज लोग एकदम, हाँ सर बताओ लेडीज आ रही ना, बताओ सर 2 लेडीज आ रही है, आपकी बड़ी इच्छा होगी दोनों में से किसी एक के साथ बात करने की, लेकिन यार उसमें से एक ना अनमैरिड है और एक मैरिड है, एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। बट आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि मैरिड वाले से तो बात करने जाएंगे, कुछ बोलने जाएंगे, आड़ा झापड़ तो खाओगे पक्का फटाक से। हाँ, अनमैरिड वाले से बात करने तो थोड़ी चांसेस बनते हैं, थोड़ी बात बन सकती है भैया, झापड़ खाने की भी बनते हैं, नहीं खाने की भी बनते हैं, लेकिन आप कैसे पहचानोगे? निर्भय ध्यान दे, हंस मत यार, मजाक मत कर, अभी समझाना पड़ता है, ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ते, क्या करूं। हिमांशु, मोहित, हाँ बड़ा क्यूरियोसिटी हो रही सर, कैसे पहचानेंगे? अरे भैया सिंपल सी बात है, बोलेगे सर मंगलसूत्र देखेंगे। मंगलसूत्र आजकल की लड़कियां बड़ी फैशन होती है भैया, आजकल की लड़कियां मंगलसूत्र ही नहीं पहनती। अब फिर कैसे पहचानोगे यार, फिर कैसे पहचानोगे? हो सकता है कि अगर मान ले एक लड़की जो है ये ऐसे है, दूसरी लड़की जो है ऐसे है, एक लड़की जो है इस तरीके से है, ये सर क्या टाइम पास कर रहे हो, क्या टाइम पास? तो एक लड़की ऐसी है और एक लड़की ऐसी है, बोले तो क्या
भैया एक लड़की के मांग में सिंदूर नहीं है, दूसरे लड़की के मांग में सिंदूर है इसी रेड कलर का, तो समझ जाओगे भैया कि ये मैरिड है और ये अनमैरिड है। वैसा ही चाहिए भैया। चेतन बोल रहा आंटी जी इधर सुनो ध्यान दो भैया, ये अगर आपको मांग में सिंदूर दिख जाए तो समझ लेना वेक्टर क्वांटिटी है, समझ लेना वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब अगर इधर ये मांग में सिंदूर अगर दिख गया समझ लेना वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़ा सा केयरफुल हो जाना, थोड़ा सा रुक जाना, जल्दबाजी नहीं करना, एडिशन नहीं मारने का, डायरेक्ट 3 + 4 = 7 नहीं करने का, गलती से भी रुकने का, क्योंकि क्या हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ऐसे कि वेक्टर ए ऐसा है, ये कितना बोला मैंने 3 न्यूटन, और उस बॉडी पे मैं जो वेक्टर बी लगा रहा हूं ये बॉडी पे वो ऐसा है, अगर मान लो 4 न्यूटन, ऐसा हो सकता है। वेक्टर में उसको डायरेक्शन है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों भी एक ही तरफ से धक्का लगा रहे हैं, एक चीज को धक्का मार रहे हैं, दोनों भी, ये भी और ये भी, दोनों भी एक साथ धक्का अगर मार रहे हैं, दोनों भी एक साथ अगर धक्का मार रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका ए और बी का सीधा सीधा एडिशन होकर 3 + 4 = 7 आ सकता है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। लेकिन यार मुझे बताओ, अगर ये चीज है, इसको इधर से 4 न्यूटन धक्का मार रहा है और इधर से 3 न्यूटन उधर से धक्का मार रहा है, तो ये दोनों का धक्का असिस्ट कर रहा है एक दूसरे को कि एक दूसरे को अपोज कर रहा है? तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ऐसे केस में इसमें से ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसका इफेक्ट क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 4 - 3 = 1 न्यूटन भी आ सकता है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का क्या भरोसा भैया, ऐसे एक्ट हो रहे, पैरेलल हो रहे कि एंटी पैरेलल, किसने देखा। और अगर आप बोलेंगे इसका मतलब तो सर हमारा आंसर एक तो 4 न्यूटन आएगा, नहीं तो 7 न्यूटन आएगा, एक तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो 3 + 4 7 आएगा, अपोजिट होंगे तो 4 - 3 1 आएगा। लेकिन नहीं बेटा, और एक चांस है कि अगर उस बॉडी पे मान लो एक वेक्टर अगर ऐसा है 4 न्यूटन और दूसरा वेक्टर अगर ऐसा है, एक वेक्टर अगर 4 न्यूटन ऐसा है और दूसरा वेक्टर 3 न्यूटन अगर ऐसा है, एक इधर धक्का मार रहा और एक उधर धक्का मार रहा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से रिजल्टेंट निकाला जाता है, वो मैं पढ़ाऊंगा कैसे निकालते हैं। तो मतलब ये 4 है, देख ले, ये 4 है और ये 3 है, ये 3 है, मतलब ये 3 है। तो देख ये 4 अगर ये अगर 4 और ये अगर 3 हुआ तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या 5 होगा कि नहीं होगा, बता कि 5 होगा कि नहीं होगा। ये 4 और ये 3 हुआ तो ये क्या होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। यस यस, समझ में आ रही बात। मतलब तुम्हारा आंसर ये भी हो सकता है, तुम्हारा आंसर 4 - 1 भी हो सकता है, 4 + 3 भी हो सकता है। और वो 4 और 3 का अगर ऐसा एक फोर्स और ऐसा एक फोर्स अगर होगा, एक ऐसा फोर्स और एक ऐसा फोर्स होगा, तो उनका दोनों का इफेक्ट ये 5 क्यों आता है, क्या आता है, सब देखने वाले अपन डिटेल में, सब देखने वाले। पर इनका दोनों का रिजल्टेंट आपको डायग्रामेटिकली मालूम है, आपने पैरेललोग्राम पढ़ा होगा, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। तो दिस एंड दिस 3 और 4 होगा तो ये 5 रहता, ये 90 डिग्री के आगे की हाइपोटेनियस होती है, तो इसका आंसर 5 न्यूटन भी हो सकता है। मतलब ये ऑल आर पॉसिबल वाला आपका आंसर था, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो डी वाला आपका आंसर था, करेक्ट आंसर डी वाला था। तो आपको इस मैं लेक्चर के थ्रू क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बी केयरफुल, आपको अवेयर रहना है कि आप फोर्स वाला वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, जिसपे क्वांटिटीज स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटीज आप पढ़ने वाले हो। और वेक्टर क्वांटिटी की एडिशन करते समय आपको हो सकता है दोनों की एडिशन हो, दोनों की सब्ट्रैक्शन हो, या इनके अलावा भी कुछ भी हो। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं क्या, आपका पास अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए 3 न्यूटन है और वेक्टर बी 4 न्यूटन है, तो इन दोनों वेक्टर का ए प्लस बी का आंसर, ए प्लस बी का आंसर, ए प्लस बी का आंसर इन दो फोर्स का जो रिजल्टेंट है। अरे तो रिजल्टेंट का ही पूछा भैया मैंने, रिजल्टेंट का ही पूछा अश्विन। अगर ये दोनों फोर्सेस अगर एक दूसरे के अगर अपोजिट ऐसे है तो इनका रिजल्टेंट 1 ही तो आएगा। मैंने कब बोला कि नहीं पूछा रिजल्टेंट, बट ये अपोजिट भी तो हो सकते, मैंने डायरेक्शन ही बताई नहीं दोनों की, और इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती। मतलब क्या, तो ये दोनों वेक्टर जो है बेटा, ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के ऐसे भी रह सकते हैं,
ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऐसे भी रह सकते हैं, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऐसे भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री एंगल रहेंगे, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऐसे 30 डिग्री पे भी रह सकते हैं, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के 60 डिग्री पे भी रह सकते हैं, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के 10 डिग्री पे भी रह सकता है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के 120 डिग्री पे भी रह सकते हैं, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के 170 डिग्री पे भी रह सकते हैं, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के 180 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो आपका आंसर सबसे छोटा वाला क्या था, दोनों का सब्ट्रैक्शन जितना था, सबसे छोटा आंसर है दोनों की सब्ट्रैक्शन ने कितना 1 और दोनों के एडिशन ने कितना 7, दोनों की सब्ट्रैक्शन ने सबसे छोटा आंसर यानी एक दूसरे के अपोजिट से जो आता है 4 - 3 से जो आता है, और दोनों सेम डायरेक्शन में रहे तो 4 + 3 = 7, दोनों अपोजिट रहे तो 4 - 3 = 1, सॉरी दोनों अपोजिट रहे तो 4 - 3 = 1 सबसे छोटा आंसर, और दोनों सेम रहे तो 4 + 3 = 7 सबसे बड़ा आंसर। बट जरूरी नहीं कि दोनों अपोजिट ही रहेंगे या दोनों अपोजिट ही रहेंगे या दोनों सेम ही रहेंगे, कुछ भी हो सकता है, दोनों ऐसे ही रहेंगे या दोनों ऐसे ही रहेंगे, जरूरी नहीं है ये ऐसे 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 0 डिग्री से लेके तो 180 डिग्री तक यानी सेम डायरेक्शन से लेके तो अपोजिट डायरेक्शन के बीच में की कोई भी पोजीशन पे दोनों रह सकते हैं। तो उनका आंसर सेम वाला मतलब 7 और अपोजिट वाला मतलब आप सब्ट्रैक्शन वाला यानी 1, तो 7 और 1 के बीच में मैक्सिमम और ये मिनिमम, मैक्सिमम 7 और मिनिमम 1 के बीच में कुछ भी आंसर रह सकता है। मतलब अगर आपको किसी ने बोला कि दो वेक्टर है, एक की वैल्यू 3 है दूसरे की वैल्यू 4 है, पर आपको नहीं मालूम कि वो कैसे रखे एक दूसरे के साथ, तो इनका आंसर 1 भी हो सकता है, इनका 2 भी हो सकता है, इनका 3 भी हो सकता है, इनका 4 भी हो सकता है, इनका 5 भी आंसर आ सकता है, इनका 6 भी आ सकता है, इनका 7 भी आ सकता है। मतलब कुछ तो भी साला सर क्या पढ़ा रहे हो यार, ये कुछ भी आ सकता, कुछ भी पॉसिबल है, और सब करके दिखाऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा। हाँ, इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज्यादा नहीं हो सकता, याद रखना क्या बोल रहा हूं, 1 से कम नहीं हो सकता और 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी, यानी 1.2 1.3 1.4 2.1 2.9 2.7 3.1 2 3 4 4.4 4.6 कुछ भी। बोले कि सर क्या बात कर रहे हो, यस बेटा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन में, क्या बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन हो सकता है। अगर मैं बोल दूं कि दो वेक्टर की वैल्यू ए की है 10 और बी की है मान लो 30, तो बोलो इन दो वेक्टर का ए प्लस बी का आंसर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए प्लस बी नहीं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आंसर बता सकते हो क्या? सबसे छोटा कितना रह सकता है और सबसे बड़ा कितना रह सकता है? अभी डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट नीट एग्जाम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट नीट एग्जाम का, कौन बोलेगा? 10 और 30 के बीच में, 10 और 30 है तो सबसे छोटा आंसर क्या रहेगा और सबसे बड़ा आंसर क्या रहेगा? कौन बोलेगा? किसका दिमाग चल रहा है अभी? बोल। यस, वेरी गुड चेतन, सबसे छोटा आंसर 20 रहेगा, दोनों की सब्ट्रैक्शन जितना, यानी जब वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, और दोनों का सबसे बड़ा आंसर है वो तब रहेगा जब दोनों एक डायरेक्शन में रहेंगे, 30 और 10 40 मैक्सिमम वाला, समझ रहे बेटा? और बाकी के कुछ भी रह सकते हैं, यानी 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 37 38 39 कुछ भी रह सकते हैं। यानी अगर किसी ने बोला ये दो वेक्टर का आंसर 33 पॉसिबल है क्या, जिनको ये वाला लेक्चर जिन्होंने आज मेरा नहीं किया है वो बोलेंगे 10 और 30 का आंसर कभी 33 रह सकता है क्या? वो गलत करेगा, गए उसके मार्क्स, गए उसके मार्क्स। है ना बढ़िया? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बोले यार, आज जिसने अपना लेक्चर नहीं किया वो बोलेंगे 10 और 30 का कभी देखा साला, कभी 33 हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन अपने लैंग्वेज में हो सकता है, वेक्टर वाले चैप्टर के लैंग्वेज में हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो लाके भी दिखाऊंगा, लाके भी दिखाऊंगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और क्या बोलते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बस 20 और 40 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और वो कैसे आते जाएंगे तो आपको आएंगे मजा। ठीक है बेटा, इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर। आपको कुछ नॉलेज मिले तो मुझे खुशी हो जाएगी। पांचट बना पढ़ाने में क्या मतलब है, जो अच्छों का हाल पढ़ाने में क्या मजा है? ऐसी ऐसी चीजें पढ़ोगे कि आप आगे निकल जाओगे, लोग सोचते रहेंगे, उनके नॉलेज में नहीं होंगी चीजें। ये होता है एक्सपीरियंस टीचिंग बेटा, क्योंकि मैंने ऐसे कई क्वेश्चन बच्चों के मेरे आंखों के सामने देखे, सर इसका बताओ,
ये कैसे पॉसिबल है, वो कैसे पॉसिबल है, इतना सारा मैंने कुछ किया है कि मेरे ऑलरेडी पढ़ाने में सब वो आ जाएगा, क्योंकि 25 साल से वही तो देख रहा हूं कि बच्चों के डाउट्स क्या और डिफिकल्टी क्या है। तो तुम्हें बहुत कम डाउट मुझे पूछने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे पहले ही मालूम है कि तुम्हारे मन में डाउट आने वाला कौन सा है, तो मैं पहले ही क्लियर करते करते चलूंगा। ठीक है बेटा, तो चलो आज के लिए इतना ही।